Hello guys, welcome back on English Zone and DSSB TGT इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सेशन में। और ये हमारा पार्ट 4 है प्रीवियस ईयर पेपर से इंग्लिश लिटरेचर, जो कि आपका DSSB TGT से रिलेटेड है। और आपको मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से पैटर्न्स क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को मिल गया होगा। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिंक को शेयर कर दीजिए और इसके साथ ही साथ अपना पेपर और पेन अपने साथ रखो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे आज के सेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, आप उनको जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपके पास टाइम होगा, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं राइट आंसर आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आप सभी के। पीटर फिलिप कैरे इज एन नॉवेलिस्ट, इज अ नॉवेलिस्ट और एन नॉवेलिस्ट कहाँ के नॉवेलिस्ट थे? पीटर कैरे इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं या ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट हैं? और देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वर्ल्ड लिटरेचर से आया हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेचर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान दीजिएगा आपके सिलेबस में वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वर्ल्ड लिटरेचर के, उनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा, देख के जाइएगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पीटर फिलिप कैरे से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। हमें आंसर देना है कि ये किस कंट्री के नॉवेलिस्ट थे और ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट, ठीक है। कहाँ के नॉवेलिस्ट थे? ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। What is the name of the Hester Prynne's husband in the Scarlet Letter? Scarlet Letter की बात हो रही है, नथालियन हाथॉर्न का इंपॉर्टेंट वर्क है ये। मैं आपको यहाँ पे नथालियन हाथॉर्न इसके इम्पोर्टेंट है राइटर। What is the name of the Hester Prynne's husband? उनके हस्बैंड का नेम बताना है, जो कैरेक्टर इसमें है हेस्टर प्रिने स्कारलेट लेटर में। नेम में आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। मिस्टर हिबिन्स, ऑप्शन 2 है रोजर शेलिंगवर्थ, ऑप्शन 3 है ऑर्थर डिम्शडेल, ऑप्शन 4 है गवर्नर बेलिंगम। तो करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसकी बात कर लेते हैं और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। रोजर शेलिंगवर्थ इज द नेम ऑफ द हेस्टर प्रिने's हस्बैंड इन द स्कारलेट लेटर, जो कि लिखा गया है नथानियल हॉथॉर्न ने लिखा हुआ है इसको। नंबर 4 की तरफ चलते, 3rd की तरफ चलते हैं क्वेश्चन। Who among the following is not a Bennett sister? Bennett sister मीन्स ये आपका जेन ऑस्टिन के नॉवेल से पूछा जा रहा है। यहाँ पे अब ये जो जितने क्वेश्चन हैं आपके स्टार्टिंग से अभी तक आपको नॉवेल के सेक्शन से मिल रहे हैं। तो जेन ऑस्टिन के नॉवेल से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके कैरेक्टर की बात हो रही है कि इन ऑप्शंस में से जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें बेनेट सिस्टर्स के नेम से नहीं जानी जाती है। कौन है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, नेम है जो बेनेट सिस्टर्स नहीं एक्वायर करती हैं उसको? क्योंकि बेनेट की जब बात करते हैं तो हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस हमारे माइंड में आता है। इस नॉवेल में इन कैरेक्टर्स का 3 सिस्टर्स होती हैं जिनका नेम आपको पता होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो नेम है जो 3 सिस्टर्स का नहीं है इसमें बेनेट सिस्टर का। तो जेन ऑस्टिन, जेन है, जेन बेनेट, मैरी, सोफी या एलिजाबेथ। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3, सोफी इज नॉट अ बेनेट सिस्टर। जेन बेनेट है, मैरी बेनेट है एंड ऑब्वियसली एलिजाबेथ बेनेट है। ये हमारे तीनों जो कैरेक्टर्स हैं ये बेनेट सिस्टर्स के नेम से जाने जाते हैं, बट सोफी इज नॉट वन ऑफ द बेनेट सिस्टर। सो ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं हमारा। Our sweetest songs are those that tell of a saddest thought, ठीक है। ये हमारा कोटेशन है। is a famous line from, कहाँ से लिया गया है? ये फेमस लाइन जो है वर्ड्सवर्थ की सोलिटरी रीपर से लिया गया है। ऑप्शन 2 है कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल से, ऑप्शन 3 है शेलीज ओड टू अ स्काईलार्क या ऑप्शन 4 है कॉलरिज क्रस्टेबल। तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, शेलीज टू अ स्काईलार्क। This is lines, our sweetest songs are those that tell of a saddest thought is taken from P.B. Shelley's To a Skylark। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। What do you mean by phonology? देखिए फोनोलॉजी से रिलेटेड, ये आपका लिंग्विस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लिंग्विस्टिक का पार्ट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि व्हाट डू यू मीन बाय फोनोलॉजी, फोनोलॉजी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द सिस्टम ऑफ साउंड्स। ऑप्शन 2 है अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऑप्शन 3 अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद वर्ड्स एंड देयर ओरिजिन। ऑप्शन 4 अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद लैंग्वेज। तो मैंने आपसे बात की कि ये लिंग्विस्टिक का हमारा क्वेश्चन है। लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स तीनों पार्ट्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो फोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट सेंटेंस। फोनोलॉजी मीन्स अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द सिस्टम ऑफ साउंड्स। साउंड से जो लिंग्विस्टिक का ब्रांच जो डील विद करता है, जिसमें साउंड्स के से हम पढ़ते हैं, रिलेट करते हैं, उसको पढ़ाई करते हैं, उसको हम फोनोलॉजी बोलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है व्हाई वाज शेले एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा रहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीबी शेले को क्यों एक्सपेल कर दिया गया, निकाल बाहर कर दिया गया था। इसका आंसर आपको देना है और बहुत इजी क्वेश्चन है इसका ये, और इसका आंसर भी बहुत इजी है, मैं मेंशन कर दे रही हूँ आप सभी को। ऑप्शन 1 है ही रिफ्यूज टू डिनाई ऑथरशिप ऑफ पैम्फलेट कॉल्ड द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। ऑप्शन 2 है ही ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी चांसलर डिसीजंस टू सेग्रीगेट क्लास बेस्ड ऑन रेस, ये यहाँ पे सेम होना चाहिए। ऑप्शन 3 है ही मैरिड मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। ऑप्शन 4 ही इंडल्ज इन द सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो जो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, ये बिल्कुल कोई रीजन नहीं है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन रीजंस की वजह से निकाला गया था। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। He refused to deny authorship of pamphlet that called the necessity of atheism. This is the reason, that's why he was expelled from the Oxford University. तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 की तरफ चलते हैं। Who is associated with the images poetry from the following poets? images poetry के जो एक ग्रुप था, उसमें एक जो मोमेंट था, उसमें कौन एसोसिएट करता है इन फॉलोइंग जो पोएट्स हैं, आपको इनका आंसर देना है ऑप्शंस में से। ऑप्शन 1 है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ऑप्शन 2 एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑप्शन 3 एजरा पाउंड। ऑप्शन 4 है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो है हमारा ऑप्शन 3। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3। एजरा पाउंड इज द पोएट who belongs to the images poetry, okay, of the following from the following poets. Number 8 question है screen पे। An imaginary life tells the story of Roman poets। ठीक है, ये यहाँ पे है an imaginary life tells the story of Roman poet। ये है नेम है इसका, जो कि रोमन पोएट के बारे में बताता है। एन इमेजिनरी लाइफ आपको बताना है किस पोएट के बारे में ये बात कर रहा है। रोमन, होरेस, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल या ओविड। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 4। ओविड इज द पोएट, रोमन पोएट which tells the story of an imaginary life is a story of a Roman poet called Ovid। तो सो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द फ्रेज Aut pictura poesis appears in। द फ्रेज जो है Aut pictura poesis कहाँ अपियर होता है, किस वर्क में अपियर होता है? द रिपब्लिक, द एर्स पोएटिका, आर्काडिया या डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेज है Aut pictura poesis। तो ये जो अपियर होता है ये फ्रेज, ये हमारा है ऑप्शन 2 आर्स पोएटिका में अपियर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है आर्स पोएटिका। तो जो हमारा ये वर्क है आर्स पोएटिका, ये हमारा होरेस का वर्क है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। रिपब्लिक आप सभी को पता है प्लेटो ने लिखा हुआ है। आर्काडिया सिडनी का है। एंड डिफेंस ऑफ पोइट्री की अगर बात करते हैं तो डिफेंस ऑफ पोइट्री यहाँ पे आपका आएगा, वो होगा हमारा शैली का। ठीक है, तो Aut pictura poesis जो अपियर होता है ये आर्स पोएटिका होरेस का एक इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें अपियर होता है। ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है। नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे आपको गैप है, यहाँ पे आपको बताना है इज मोहन बिस्वास वाइफ इन अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास। आपको बताना है मोहन बिस्वास की वाइफ का नेम यहाँ पे फिल होगा, क्या नेम था उनका, जो कि अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास में उनकी वाइफ है। ऑप्शन है तारा नेम है उनका। ऑप्शन बी शर्मा। ऑप्शन सी 3 है तुलु। ऑप्शन 4 है हमारा पद्मा।
तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है हमारा शर्मा, ठीक है। शर्मा इज अ मोहन विश्वास wife in house of Mr. Biswas. Number 11 we have here Shaile's Ode to the West Wind was published in collection of poems named. किस कलेक्शन ऑफ पोएम्स में ओड टू वेस्ट विंड जो है इनका पोएम्स पीबी शैले का वो पब्लिश हुआ है, आपको उसका आंसर देना है। पोएट्री एंड प्रोज है, ऑप्शन 1 हमारा ये कलेक्शन है इनका पोएम्स का। ऑप्शन 2 है पोलिटिकल वर्क्स, ऑप्शन 3 है प्रोमेथेउस अनबाउंड, ऑप्शन 4 है द रोमांटिक पोएट। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3 प्रोमेथेउस अनबाउंड इज अ पोएटिक कलेक्शन जिसमें पीबी शैले ने अपना वर्क ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो पब्लिश करा था। सो ओड टू द वेस्ट विंड पब्लिश्ड in the poetic collection of Prometheus Unbound that was composed by P.B. Shelley. Number 12 question है what is the name of the Okonkwo's son in Things Fall Apart? Things Fall Apart चिनुआ अचाबे का important work है, ये आप सभी जानते हो। चिनुआ अचाबे मैं इसमें मेंशन कर दे रही हूँ। और what is the name of ओकोनोको's son, उनके सन का नेम, ओकोनोको के सन का नेम बताना है आपको इस क्वेश्चन में थिंग्स फॉल्स अपार्ट में। और ऑप्शन 1 है ओनोका, ऑप्शन 2 है इजुडू, ऑप्शन 3 है हमारा नो, ऑप्शन 4 मिस्टर ब्राउन। तो करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नो इज द नेम ऑफ द सन ऑफ ओकोनोको in Things Fall Apart by Chinua Achebe. Number 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the narrator? Who is the narrator of the novel Moby Dick? Moby Dick के नरेटर का नेम बताना है इसमें। ऑप्शन 1 है स्टारबक, ऑप्शन 2 कैप्टन बूमर, ऑप्शन 3 इस्माइल, ऑप्शन 4 है कैप्टन अहाब। तो करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 द नरेटर ऑफ द Moby Dick। ये जो वर्क है नॉवेल है इसके जो नरेटर हैं वो है इस्माइल, ओके। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हाइपेरियन, किड्स हाइपेरियन इज अ हाइक्यू, फ्री वर्स, सोनेट या ब्लैंक वर्स। क्या है किड्स का हाइपेरियन, आपको इसका आंसर देना है। और इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो किड्स का हाइपेरियन जो है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। दिस पोएम इज इन ब्लैंक वर्स, हाइकू या फ्री वर्स या सोनेट नहीं है, दिस इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। और ये एक एपिक पोएम है जो रिगार्ड की जाती है, जो कि कीट्स ने इसको लिखा हुआ है। नंबर 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेटिंग ऑफ कीट्स ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस का सेटिंग पूछा जा रहा है जो जॉन कीट्स ने लिखा हुआ है। मॉडर्न है, एलिजाबेथन इसका सेटिंग है, विक्टोरियन है या मेडिवल है। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4 दिस ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज अ बेस्ड ऑन अ मेडिवल सेटिंग दैट वाज रिटन बाय जॉन कीट्स। नंबर 16 क्वेश्चन है। त्रिवेदी इज अ प्रोटागोनिस्ट इन अमिताभ घोष। देखिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ये हमारा पूछ रहा है त्रिदेवी के बारे में। त्रिदेव इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ अमिताभ घोष के किस वर्क के प्रोटागोनिस्ट हैं, हीरो हैं? सी पपीज, गन आइलैंड, द शैडो लाइन्स या हंग्री चाइल्ड। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3 द शैडो लाइन इज द आंसर, जिसके त्रिदीप जो हैं वो प्रोटैगनिस्ट हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और जुड़े रहिए चैनल पे एलटी ग्रेड की क्लासेस के लिए, जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। बैक टू बैक आपको क्लासेस, उसके पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे अपने आने वाले डेज में। सो स्टे ट्यून विद इंग्लिश जोन फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उनके लिए जरूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए आप सभी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एंड 17 क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन। हु टेल्स हैमलेट अबाउट हिज फादर्स डेमाइज? हैमलेट को उनके फादर के डेमाइज के बारे में कौन बताता है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है हिज लवर, हिज मदर, हिज अंकल या द घोस्ट। और जो करेक्ट आंसर है जो बताता है दैट इज ऑप्शन 4 द घोस्ट टेल्स हैमलेट अबाउट हिज फादर्स डेमाइज। नंबर 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द स्टडी of meaning, reference, truth called? What is the meaning, study of meaning, reference and truth is called? Lexicon बोलते हैं उसको। ऑप्शन बी 2 है vocabulary बोलते हैं, ऑप्शन 3 है syntax बोलते हैं या ऑप्शन 4 है semantics बोलते हैं। तो करेक्ट जो आंसर है the study of meaning, reference and truth is called semantics, ओके। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर। लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड हमारा फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है।
अब सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो लिंग्विस्टिक का पार्ट कवर कर रहा है आपके टीजीटी के सिलेबस में। नंबर 19 की तरफ बात करते हैं। Which of the following is not a poetry collection by Thomas Hardy? थॉमस हार्डी का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो है जो पोइट्री का कलेक्शन नहीं है? यू हैव टू गो फॉर द आंसर, टेल अबाउट द आंसर। दैट इज नॉट द पोइट्री कलेक्शन दैट वाज कंपोज्ड बाय थॉमस हार्डी, द ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। उन्होंने पोइट्री भी लिखी हुई है, नॉट ओनली नॉवेलिस्ट ही हैज रिटन बट ही कंपोज्ड पोइट्री आल्सो। तो आपको उसका नेम बताना है जो थॉमस हार्डी से एसोसिएट नहीं करता है। ऑप्शन 1 है पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, ऑप्शन 2 हेलो मैन, ऑप्शन 3 है मूवमेंट्स ऑफ विजन, ऑप्शन 4 है वेसेक्स पोएम्स। और जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हेलो मैन जो है ये टीएस इलियट का वर्क है और दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद थॉमस हार्डी, दिस इज नॉट अ पोएटिक कलेक्शन ऑफ थॉमस हार्डी वी हैव। नंबर 19 के बाद 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाउंडर्स ऑफ इमेजिज्म एज एन अर्ली मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा वो है जो इमेजिज्म का फाउंडर है, जिसको हम मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ पोएट्री के नेम से जानते हैं। ऑप्शन 1 है टीएस इलियट एंड डब्ल्यू.बी. यीट्स, ऑप्शन 2 है एज़रा पाउंड, हिल्डा डोलिटिल एंड रिचर्ड ऑरिंगटन, ऑप्शन 3 है वालेक स्टीवन एंड एज़रा पाउंड, ऑप्शन 4 फिलिप लर्किन, सीमस हेने एंड डब्ल्यू.बी. यीट्स। जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो सभी आप जल्दी से इसके आंसर को दे दीजिए फ्रेंड्स। और मैं आंसर की बात ही कर लेती हूँ चलिए आप सभी से। तो ऑप्शन 2 हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फाउंडर ऑफ द इमेजिज्म, तो वो है एज़रा पाउंड, हिल्डा डोलिटिल एंड रिचर्ड आर्लिंगटन। नंबर 21 रहा स्क्रीन पे। हु सिंबलाइजेस प्राइड एंड प्रेजुडिस इन जेन ऑस्टिन्स नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस? कौन सिंबलाइज कर रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस को जेन ऑस्टिन के इंपॉर्टेंट नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस में? लीडिया, ऑप्शन 1 है लीडिया बेनेट या चार्ल्स बिंगले, ऑप्शन 2 जेन बेनेट, जॉर्ज विकम, ऑप्शन 3 बेनेट, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट, मिस बेनेट एंड मिस्टर बेनेट, ऑप्शन 4 डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट। सो ऑब्वियसली डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दे बोथ आर द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल बाय जेन ऑस्टिन। डार्सी जो थे वो एक जो अपना प्राइड से बिलोंग करते थे, और जो इसमें सिंबलाइज किया गया है, डार्सी को प्राइड के फॉर्म में सिंबलाइज किया गया है, और एलिजाबेथ बेनेट को प्रेजुडिस के फॉर्म में उसको सिंबलाइज किया गया है। और डार्सी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि एलिजाबेथ बेनेट जो थी लाइक ऑल अदर दी फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ दी जेन ऑस्टिन एक डोमेस्टिक लेडी थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एलिजाबेथ बेनेट। सो Darcy and Elizabeth Bennet symbolizes Pride and Prejudice in Jane Austen's novel that was Pride and Prejudice. 22nd question रहा स्क्रीन पे। Which of the following Jane Austen's novel has a character named Wickham? Wickham जो एक कैरेक्टर का नेम है जेन ऑस्टिन के किस नॉवेल में अपीयर होता है, किस नॉवेल में इसका कैरेक्टराइजेशन है? ऑप्शन 1 है परसुएशन, ऑप्शन 2 मैन्सफील्ड पार्क, ऑप्शन 3 प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऑप्शन 4 एमा। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट आंसर। प्राइड एंड प्रेजुडिस में विकहम नाम का कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन है, जो कि जेन ऑस्टिन का इंपॉर्टेंट नॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारा 3 होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 23। इन जीवी सॉस पिग्मेलियन, Colonel Pickering returned to London after traveling foreign country to meet Professor Higgins. Which foreign country was that? किस foreign country में को travel किया था जो पिग्मेलियन में, जीबी शॉ के पिग्मेलियन में कॉलोनल पिकरिंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो लंदन से रिटर्न हुए हैं, किस कंट्री को वो वहां पे ट्रैवल करके इस जगह पे आए थे? इसका आंसर आपको देना है इटली, फ्रांस, इंडिया या आयरलैंड। और जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3 इंडिया। ओके, option 3 is the correct answer of the question number 23. Now, so here we have question number 24. Which poem by Keats deals with the enigma of truth and beauty? Ode on a Grecian Urn, option 2 है Note to Nightingale, option 3 Fall of Hyperion, option 4 है Eve of St. Agnes। जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। Ode to on a Grecian Urn is a work जिसमें हम एनिग्मा ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी की बात करते हैं, जॉन कीट्स। नंबर 25th क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन।
What happened to Faustus at the end of the play Dr. Faustus? डॉक्टर फास्टस के प्ले में, जो प्ले है डॉक्टर फास्टस, नेम है क्रिस्टोफर मार्लो का, और आपको बताना है कि इस प्ले में लास्ट में क्या होता है. He returned to study theology and medicine. Option 2, he was carried off to hell. Option 3, a serpent bit him and bite him. Option 4 है he was killed himself. He killed himself. तो करेक्ट आंसर जो है वो रहा हमारा ऑप्शन 1. He returned to, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहा, जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 2, he was carried off to hell by the devils. So क्योंकि उसने अपने सोल को 24 years के लिए सोल्ड आउट कर दिया था डेविल्स को, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 24 years he was taken carried off to hell by the devils. So here we have the questions we have discussed about the DSSB TGT previous year paper. और प्लीज फ्रेंड्स कनेक्ट रहिए चैनल के साथ में. अभी नेक्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे, 5th पार्ट, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे. तो बने रहिए चैनल के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड keep learning. Thanks a lot for watching this.